तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार मास्टरमाइंड एकेडमी में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैंपियन सीरीज में क्या पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। और इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोगों ने शुरू कर लिया था। और हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि इतिहास क्या होता है। और साथ ही साथ हम इसके विषय सूची के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसके विषय सूची की यदि हम बात करें, यदि दोबारा बात करें उसकी, तो हम लोग इसके आठों के आठों चैप्टर के बारे में जान चुके थे कि इसके आठों चैप्टर में क्या क्या है। पहला फिर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, इसके 8 चैप्टर में क्या क्या है। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा होगा आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा होगा आपका हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां है व्यापार और भूमंडलीकरण, और आपका लास्ट 8वां है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इन सभी चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या थी कि हम लोग बात कर लिए थे कि यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत कितने कुल 44 देश है ना। इन सभी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। फिर तो हम लोग बात कर लिए थे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, वाद का अर्थ क्या होता है, राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। इन सभी बातों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं हम हमारी जो बुक है इतिहास की दुनिया, इसमें हम क्या क्या पढ़ना है और इतिहास का अर्थ क्या होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर बहुत सारे टीचर बताते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। या फिर हम इतिहास यदि आपसे पढ़ रहे हैं तो हमसे कोई पूछ बैठे कि इतिहास किसे कहते हैं बताओ, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे। तो इतिहास के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर हम बात करते हैं आगे कि कुल जो जितने सारे देश है उन सभी देशों के बारे में मैंने भी आपको बता दिया था। सॉरी, और जितने सारे महादेश है, सॉरी जितने महादेश के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुल 7 महादेश है ना। कुल 7 महादेश के बारे में मैंने आपको बताया था, और वहां उसमें कितने देश हैं, उन सभी महादेशों में कितने देश हैं, इन सभी बातों के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है कि नहीं। हम जान चुके हैं इन सभी बातों के बारे में कि जिस महादेश के अंतर्गत हम रह रहे हैं, जिस एशिया महादेश के अंतर्गत, आपको पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ी महादेश कौन सी है, एशिया महादेश है कि नहीं। सबसे बड़ी महादेश की यदि बात करें हम, तो कौन सा महादेश है, एशिया महादेश है, जिसके अंतर्गत हम लोग रह रहे हैं। कौन सा? भारत, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, ये सारे के सारे, नेपाल, ये सभी के सभी देश क्या है, एशिया के अंतर्गत आते हैं, है ना। और फिर हम बात करते हैं कि यूरोप के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यूरोप में जैसे फ्रांस, रूस, ऐसे सारे बहुत सारे देश जो फ्रांस के अंतर्गत आते हैं, जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना भी है इस चैप्टर में। ओके, चलिए हम बात करते हैं आगे हम बात करें। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अंटार्कटिका जो एक क्या है, एक निर्जन महाद्वीप है। यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रह रहा है, यहाँ रहने योग्य स्थान है ही नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था, है ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों के एक समूह को इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति या संस्कृति के आधार पर एक साथ लाती है। और यह एक ऐसी भावना है जो क्या करती है, जो लोगों को अपने प्रति वफादार और समर्पित बनाती है। ओके, हम इन बातों को भी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। खैर रिवीजन में आपको करवा दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है बच्चों की जहां तक आगे हम जितना पढ़े और पीछे हम जितना पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ने से कई गुना फायदेमंद हम जो पीछे पढ़ चुके हैं उसे एक बार दोहरा ले। क्यों? क्योंकि आगे पढ़ने वाली चीजें कितने बच्चों की आदत होती है, मेरे दोस्त, कितने बच्चों की आदत होती है कि बस वो पढ़ाकू की तरह एकदम मार रहे हैं, एकदम रट्टा मार रहे हैं और पेज पलट रहे हैं। बस पेज पलटने से नहीं होगा मेरे भाई। पेज पलटने से सिर्फ आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगी। आप जो भी चीज पढ़ेंगे आज, यदि आप भारत में राष्ट्रवाद या यूरोप में राष्ट्रवाद या साम्यवाद एवं समाजवाद एवं साम्यवाद जो भी पढ़ रहे हैं, उसे आप क्या करें, एक बार रिवीजन जरूर कर ले। और क्लास टीचर या फिर मैं आपका यदि क्लास ले रहा हूं, तो आप एक बार कोशिश करें कि आज जो भी आपकी टॉपिक होने वाली है, आज जो भी आप पढ़ने वाले हैं,
उन्हें एक बार पीछे से जरूर पढ़ के आए, ताकि जो भी यहाँ गुरुजी बताएंगे या मैं बताऊं, कोई भी टीचर बताए, ताकि वो आपका जो है क्लियर होता चला जाए, है ना। ये बड़ा अच्छा ये चीज होता है कि यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो मेरे दोस्त, आप मेरा मानिए तो आप सच में टॉपर्स में गिने जाएंगे। हालांकि चाहे भले नंबर, एक नंबर डिसाइड नहीं करता कि आप टॉपर है या नहीं है। हालांकि ज्ञान जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्लास 10th या कोई भी क्लास की बात करें हम, तो जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं हमें वो जरूरत है ना। मान लीजिए हम क्या किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें ज्ञान मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलना इंपॉर्टेंट है, नंबर लाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए हम बात करते हैं, जब बातें ज्यादा हो गई है फिर बात करते हैं हम आगे। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे सर क्या है, तो रामानुजन बैच चला ही रहे हैं। 7 बजे से रामानुजन बैच हमारी चलती है मैथ की, क्लास 10th की एकदम कंप्लीट थ्योरी मैथ चलती है। वहां टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सर आपको एकदम प्यार से समझाते हैं, बिल्कुल ऐसा बताएंगे और ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग में पूरा का पूरा मैथ छप जाएगा, है ना। और साथ ही साथ उसी तरीके से इंग्लिश भी चैंपियन बैच के द्वारा ही, जो चैंपियन बैच के द्वारा चैंपियन बैच के अधीन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसी चैंपियन बैच के अधीन आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, उसी चैंपियन बैच के अधीन आपको इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगा। और सच पूछे तो बहुत मजा आएगा आपको इंग्लिश पढ़ के। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, तो हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये राष्ट्रवाद शब्द जो है, सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले ये राष्ट्रवाद है फ्रांसीसी क्रांति में ही देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं सर फ्रांसीसी क्रांति है क्या, और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मुझे जरा सा बताइए सर, कि मुझे कुछ भी नहीं पता है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो सुन लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में मैं आपको बता दूं, तो फ्रांस जो यूरोप के अधीन एक देश है, आपको पता ही है। फ्रांस क्या है, एक देश है, और इस फ्रांस का राजा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। उस समय वहां के तत्कालिक राजा थे कौन? वहां के तत्कालिक राजा थे सर लुई 16वां। कौन थे? लुई 16वां थे। उस समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां था, है ना। और लुई 16वां की यदि हम बात करें आपके सामने, तो चलिए हम लुई 16वां के बारे में जान ले कि लुई 16वां कैसा व्यक्ति था और उसकी व्यक्तित्व कैसी थी, और फ्रांस की क्रांति में उन्होंने कैसे अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो मैं आपको बता दूं चेला जी, लुई 16वां एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? यहां आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर ये निरंकुश का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निरंकुश का अर्थ होता है जो अनकंट्रोल, जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं हो, जिसके ऊपर कोई अंकुश न लगा सके, है ना। यानी जिसके ऊपर कोई रोक न लगाया जा सके, वही होता है निरंकुश। ओके, ये क्या था? एक निरंकुश शासक था, इसके ऊपर किसी की कंट्रोल नहीं थी। इन्होंने क्या किया था? तो फ्रांसीसी समाज को इन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी समाज को इन्होंने फ्रांसीसी समाज को क्या किया था? 3 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 3 वर्गों में बांटा था। ध्यान से देखिएगा। एक है पादरी वर्ग, 3 स्टेट्स में बांटा था। पहली थी पादरी वर्ग, जिसे पॉप कहा जाता है, ठीक है। दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा था सर
सामान्य वर्ग। राइटिंग यदि नहीं समझ में आए तो सॉरी, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी खराब होती है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी सब। चलिए तो मैं बता दूं आपको पादरी वर्ग के बारे में। तो हमारे राजा लुईस 16वां ही नहीं, फ्रांसीसी राजाओं ने क्या किया था? तो फ्रांसीसी राजाओं ने फ्रांस के जनता को 3 वर्ग में बांट के रखा था, है ना। ये लुई 16वां हो गया, लुई 14वां हो गया, या लुई 15वां हो गया, है ना। ये इन सभी ने मिलकर फ्रांसीसी समाज को कितने वर्गों में बांट रखा था? तो हम कहेंगे सर 3 वर्गों में बांट रखा था। अब ये 3 वर्ग थे क्या क्या? तो सर पहली थी पादरी वर्ग, दूसरी थी कुलीन वर्ग, और तीसरी थी सामान्य वर्ग। ठीक है। अब हम बात करते हैं सर पादरी वर्ग क्या होता है। पादरी वर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं, तो आप लोग सुने होंगे और आप लोग जानते होंगे कि सर सभी धर्म के अपने अपने सभी धर्म के अपने अपनी एक धर्म को एकत्रित करने के लिए एक जगह होती है। जिसे आप हिंदू धर्म में मंदिर हो गई, मुस्लिम धर्म में मस्जिद हो गया, ईसाइयों के लिए चर्च है ना, और हमारे सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा यानी सभी के लिए क्या है, कोई ना कोई उनकी एक धार्मिक स्थल है ना। उन्हीं धार्मिक स्थलों के जो रखवाले होते हैं, वहां की जो देख रेख करते हैं। तो जैसे मंदिरों की मैं बात करूं, तो मंदिरों के रखवाले कौन होते हैं, आप बताइए मुझे। तो मंदिरों के रखवाले होते हैं सर कौन? तो हम कहेंगे पुजारी, पंडित, है कि नहीं? हम कहेंगे सर पंडित। उसी तरीके से ये क्या था, पादरी वर्ग के लोग वहां के धर्म रक्षक, है ना। कहा जाए तो वहां के धर्म रक्षक है, या फिर वो धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, है ना। धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, और इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। इन्हें राजा के द्वारा पूरी छूट दे दी गई थी। इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। ठीक है, इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। कर कहे तो टैक्स, कर मतलब टैक्स, है ना। कर बोले तो टैक्स, ठीक है। तो इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था वहां वहां रहने के लिए, है ना। वहां इन्हें पूरी की पूरी छूट थी। राजा के द्वारा इन्हें एकदम पूरा छूट था। इन्हें अपनी मनमानी करने की पूरी छूट थी, है ना। बात करें हम, ये धर्म से संबंधित व्यक्ति थे और इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं, तो जैसे आपको पता होगा कि हमारे सरकार में भी अभी सरकारी नौकरियां लेने की अधिकार सबको है, लेकिन यहां ऐसा, वहां फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस में क्या था कि फ्रांस में राजा ने इन 2 वर्गों को ही, सिर्फ इन 2 वर्गों के लोगों को ही क्या करके रखा था, वहां के सरकारी यानी खास सरकारी नौकरियों के लिए इन दो वर्गों को ही नियुक्त करते थे। बाकी किसी को नियुक्त ये नहीं करते थे, है ना। सबसे अच्छी स्थिति कोई कहा जाए तो ये पादरी और कुलीन वर्ग की थी फ्रांस में, है ना। और ये लोग क्या करते थे, तो हम बात करें तो अब हो गई। और सबसे अच्छी नौकरी या सबसे अच्छे पद पर भी इन्हें ही नियुक्त किया जाता है। क्या है, सबसे अच्छी नौकरी और सबसे अच्छे पद पर इन्हें ही नियुक्त किया जाता था, है ना। नियुक्त किया जाता था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सर कुलीन वर्ग के लोगों के बारे में कि सर ये कुलीन वर्ग क्या थे। आपने बता दिया मुझे पादरी वर्ग क्या है। चलिए हम सीख लिए पादरी वर्ग क्या है। अब हम बात करते हैं कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग की यदि हम बात करें, तो कुलीन वर्ग के लोग ऐसे व्यक्ति थे
यदि मैं कुलीन वर्ग की बात करूं तो ये वहां के बड़े खास व्यक्ति थे, फ्रांस के बड़े खास व्यक्ति थे ये लोग, और फ्रांस में इन्हें बिल्कुल छूट थी। कुलीन का अर्थ ही क्या होता है सर? कुलीन का अर्थ होता है, कुलीन का अर्थ होता है सर श्रेष्ठ। कुलीन का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स कोई महान व्यक्ति, इन्हें महान कहा जाता था, है ना। इन्हें वहां पे महान व्यक्ति कहा जाता था, है ना, इन्हें महान कहा जाता था। और ये लोग भी ऐसे ही लोग थे, इन्हें भी विशेष अधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था। और ये भी क्या कर सकते थे? इन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, इन्हें भी कोई टैक्स यानी कर नहीं देना पड़ता था, है ना, नहीं देना पड़ता था। याद रहेगी। चलिए हम बात करते हैं कि सर ये वर्ग, इन वर्गों के बारे में हम जान लिए, है ना, इन वर्गों के बारे में बस आपको इतना ही जानना था। बात यदि करें हम आगे कि सर आप कहे थे सामान्य वर्ग के बारे में, सामान्य वर्ग के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। सामान्य वर्ग के लोग, वहां यदि कहा जाए, यदि फ्रांस में कहा जाए, यदि फ्रांस में कहा जाए सर सबसे बुरी स्थिति किसकी थी, तो हम कहेंगे कि फ्रांस में सबसे बुरी स्थिति यदि किसी की थी तो ये थी सर सामान्य वर्ग के लोग की। सबसे बुरी स्थिति इन्हीं की थी, सबसे बुरी स्थिति थी उनकी, और सबसे बेकार जिंदगी ये लोग जीते थे। वह इन्हें क्या करना पड़ता था, वो कुलीन वर्ग कहे हम या पादरी वर्ग कहे, उन सभी का लालन पालन समझ लीजिए इन्हें ही करना पड़ता था, है ना। इन पर सबसे अधिक सबसे अधिक क्या था, इन पर सबसे अधिक टैक्स थोपा गया था, है ना, थोपा गया था, इन्हीं पर सबसे अधिक टैक्स थोपा गया था, ये बात याद रखिएगा। और ये लोग, इन्हें फ्रांस में कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। याद रहेगी ये बात, इन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थी, है ना। चलिए बात करें हम आगे, इन्हें कोई भी विशेष अधिकार वहां पर प्राप्त नहीं था, और सबसे ज्यादा शोषण भी इन्हीं का होता था। सबसे अधिक शोषण इन्हीं का होता था, है ना, याद रहेगा। सबसे अधिक शोषण इन्हीं का होता था, और कहा जाता है कि फ्रांस के जनता यानी फ्रांस के जितने भी लोग थे उनका लालन पालन इन्हीं के द्वारा किया जाता था। अब हम बात करेंगे सर कि इसके अंतर्गत आता कौन कौन है, सामान्य वर्ग में कौन कौन आएगा। यदि आप कह दिए सर पादरी वर्ग में, तो पादरी वर्ग में कहे तो हम सर पुजारी आते थे, है ना, वहां के जो पोप थे पोप आते थे। अब हम बात करते हैं कुलीन वर्ग में, तो कुलीन वर्ग में जो राजा के खास व्यक्ति होते थे वही आते थे। अब सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में कैसे व्यक्ति आते थे, तो जैसे हम कहेंगे सर किसान, किसान, व्यापारी, शिक्षक, वकील इत्यादि। ऐसे लोग क्या थे, ऐसे लोग
सामान्य वर्ग में आते थे। और इन्हीं लोगों से क्या किया जाता था, राजा द्वारा बार बार टैक्स मांगा जाता था और इन्हें बार बार सताया जाता था और इनका शोषण किया जाता था। याद रहेगी ये बात। अब हम बात करते हैं आगे सर, कि हम बात करते हैं कुछ उनके किसके, तो हमारे जो लुईस 16वां थे उनके दैनिक जीवन। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांस के कुछ जो ऐसे मुख्य राजा थे जिन्होंने फ्रांस में अपना नाम किया और जिनके नाम से फ्रांस में कुछ ना कुछ इतिहास दर्ज है ना। हम बात करते हैं कि लुईस 16वां की अभी हम बात कर रहे थे। अब लुईस 16वां के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं। लुईस 16वां का जन्म इसका जन्म जो है इसका जन्म सर कब हुआ, 1754 ईस्वी में। कब हुई इनकी जन्म, तो इनका जन्म हुआ सर 1754 ईस्वी में। ठीक है, 1754 ईस्वी में इसका जन्म होता है और 1754 ईस्वी में इसका जन्म होता है। और बात यदि हम करें आगे, तो ये राजा कब बनते हैं फ्रांस के, तो फ्रांस का राजा फ्रांस के सिंहासन पर फ्रांस के सिंहासन पर अपने दादा की मृत्यु के पश्चात इन्हें इसके दादा के यानी अपने दादा के मृत्यु के पश्चात कब, तो ध्यान रखेंगे 1774 ईस्वी में। कब, 1774 ईस्वी में क्या हुए, तो अपने दादा के मृत्यु के पश्चात 1774 ईस्वी में क्या हुए, सिंहासन पर बैठे, है ना। तो फ्रांस के सिंहासन पर अपने दादा के मृत्यु के पश्चात 1774 ईस्वी में बैठे, है ना, और वहां के राजपाट को संभाला, है ना। वहां के राजपाट को संभाला। बात करें इसकी, तो ये कैसे व्यक्ति थे, यह एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था, निरंकुश शासक था, यानी जिस पर किसी का अंकुश ना हो। ठीक है, फिर यदि हम आगे बात करें, ये किस वंश से इसकी ताल्लुकात थी। आप कहेंगे सर राजवंश क्या होता है, किस राजवंश से, तो बात करें यह बुर्बो राजवंश का शासक था, है ना। किस राजवंश का शासक था, कहेंगे किस राजवंश का शासक था, तो बुर्बो राजवंश का शासक था। याद रहेगी ये बात। चलिए बात करते हैं हम ये इसकी आगे की बात। इसके पत्नी का नाम क्या थी, तो इसके पत्नी का नाम था सर मेरी अंतोइनेट, है ना। कहीं एंटोनेट लिखा जाता है तो कहीं अंतोइनेट लिखा होता है, कंफर्म कर लेंगे आप लोग। एग्जाम में जो भी आए आपको बस टिक कर देना है, ठीक है। तो इनके पत्नी का नाम क्या था, मेरी अंतोइनेट। यदि मेरी अंतोइनेट की बात करें हम, मेरी अंतोइनेट की यदि हम बात करें, तो मेरी अंतोइनेट एक बहुत ही खर्चीली महिला थी। ये कहां की थी, यह
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। याद रहेगी, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और ये अपनी विलासिता में इतना लीन थी, यानी इतनी खर्चीली महिला थी कि सिर्फ अपने दासी के लिए, इन्हें अपने देख रेख के लिए इन्होंने, कहा जाता है कि कहा जाता है कि ये सिर्फ अपने सेवा के लिए, सिर्फ अपने सेवा के लिए 30,000 सैनिक, सॉरी 30,000 दासियों को रखे थे। कितने? 30,000 दासियों को, यानी ये 30,000 दासियों को सिर्फ अपने सेवा के लिए नियुक्त करके रखी थी, है ना? क्या है? तो 30,000 दासियों को। ठीक है, याद रहेगी ये बात। कहा जाता है कि क्या है कि ये सिर्फ इतना विलासिता में लीन थी और ये इतना ज्यादा एडवांस महिला थी कि ये सिर्फ अपनी सेवा के लिए क्या करती थी, तो अपने सेवा के लिए सिर्फ और सिर्फ 30,000 दासियों को सिर्फ अपने सेवा के लिए रखती थी। अब समझिए कि सरकार में इतना ज्यादा ये क्या थी, तो इन्हीं सभी के चलते क्या था, इन्हीं सभी के चलते क्या थी, तो इन्हें एक तो क्या था, हम बात करें यदि, तो एक तो ये था राजा, ये भी एक निरंकुश शासक था और ये भी कैसा था, तो बेहद खर्चीला था। इसका भी यदि हम बात करें, ये भी कैसा था, यह बेहद खर्चीला राजा था। यह बेहद खर्चीला राजा था और बिना किसी बात के लिए ये मतलब किसी न किसी से उलझते रहते थे और किसी न किसी से ये इनकी झगड़ा होती रहती थी और ये जितने भी कोष थे राज्य में, उन सभी कोष को क्या करते थे, इधर उधर हमेशा खर्च करते रहते थे, है ना? जिससे क्या हुई कि फ्रांस की कोष, जो फ्रांस के कोष में जो जितने पैसे थे, वो पैसे क्या होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। और एक बात ये भी थी कि इन्होंने इन्होंने अमेरिकी क्रांति में, अमेरिकी क्रांति में भी हिस्सा लिया था। अमेरिकी क्रांति में भी हिस्सा लिया था, जिससे क्या हुई, तो इन्हें बहुत ज्यादा आघात पहुंची और बहुत ज्यादा ही पैसे इनके क्या हो गए, खर्च हो गए। अब खर्च जो उनके पैसे हो गए, तो जिससे क्या हुआ, वहां के कोष में पैसे खत्म होने लगे और वहां की जनता में धीरे धीरे क्या, तो बात सीधी साफ साफ बात है, राजा का पैसा यदि खत्म हो जाए तो राजा थोपेगा कहां, जनता पे। राजा जनता पे थोपेगा तो जनता, तो वहां इन्होंने 3 वर्गों में ही बांट के रखा था जनता को। पहली कौन थी, कुलीन वर्ग, दूसरी सॉरी पहली थी पादरी वर्ग, दूसरी थी कुलीन वर्ग और तीसरा कौन था, तीसरा था सामान्य वर्ग। तो पादरी और कुलीन वर्ग तो देने वाला में से नहीं था, क्योंकि उनपे कोई टैक्स लगता नहीं था। तो सारा का सारा जाता कहां था, सारा का सारा टैक्स थोपा जाता था किस पे, सामान्य वर्ग पे। सामान्य वर्ग पे सारा का सारा टैक्स थोपने के बाद क्या होने लगे, धीरे 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 सामान्य वर्ग के लोग बात करें हम, तो अधिक लड़ाई करने के या अधिक अधिक से अधिक युद्धों में
भाग लेने के कारण भाग लेने के कारण भाग लेने के कारण राजा ने पूरी राजकोष खाली कर दी। क्या कर दी? पूरी राजकोष खाली कर दिया। पूरी राजकोष क्या कर दिया? खाली कर दिया, है ना। बात करते हैं, पूरा राजकोष इन्होंने खाली कर दिया और वहां के पैसे हो गए अब खत्म। पैसा खत्म जैसे ही हुआ तो राजकोष खत्म होने के पश्चात खत्म होने के पश्चात पूरा, हाँ ठीक है, सारा भार सामान्य वर्ग के लोगों पर ही क्या कर दिया गया? लोगों पर ही थोप दिया गया, थोप दिया गया। जिससे क्या हुआ? जिससे वहां के जनता में जिससे वहां के जनता में राजा के प्रति क्या हुआ? राजा के प्रति आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश पैदा हुआ और यह आक्रोश ऐसा था कि समझ लीजिए इस तरीके से कि आक्रोश ऐसा बाद में साबित हुआ कि इन्होंने राजा की नींव हिला के रख दी और राजा को जड़ से उखाड़ फेंका, है ना। और ये जिससे क्या हुआ? वहां के जनता में एक अलग ही भावना पैदा हुई, आक्रोश पैदा हुआ और यहीं से क्या कहा जाता है? यहीं से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय होता है। राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद का उदय होता है यहीं से और फिर धीरे धीरे यहां उदय होता चला गया। धीरे धीरे भावना सबके मन में फैलती चली गई, राष्ट्रवाद की भावना। और यहां के धीरे धीरे अब वहां के जनता क्या होने लगे? वहां के जनता अब राजा के प्रति अब एक अलग ही भावना को दिखाने लगे। हालांकि एक कारण यह भी बताया जाता है फ्रांसीसी क्रांति का कि राजा जो थे उन्होंने एक व्यवस्था लाई थी। राजा ने एक व्यवस्था लाई थी, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था लाई थी। सामंती व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत कम ही बताऊंगा। सामंती व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता दूं तो जैसे हमारे पहले हुआ करते थे लगान वसूलने का काम, जैसे भारत में भी हुआ करता था और बहुत सारे सभी देश में जो राजा महाराजा थे तो देश चलाने के लिए, राष्ट्र चलाने के लिए वो लोग क्या करते थे? तो जनता से टैक्स लेते थे और टैक्स के रूप में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। लेकिन क्या थी कि वो जनता डायरेक्ट सीधे के सीधे राजा को
टैक्स नहीं दे पाते थे, राजा को कर नहीं दे पाते थे। इसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था लाई थी, सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था हुआ क्या कि सामंती व्यवस्था के अंतर्गत हुआ करता था कि जैसे मान लीजिए ये राजा है, ये राजा है, ये सीधे गांव में नहीं जाएंगे और ये छोटे छोटे गांव है। मान लीजिए ये छोटे छोटे गांव है, ये राजा है, राजा तक सीधा तो नहीं जा पाएगा, राजा तक सीधे लगान नहीं पहुंच पाएगा। तो होता था ये कि इन लोगों से, गांव के लोगों से टैक्स वसूलने के लिए एक व्यक्ति होता था, है ना, जिसे सामंत कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था सर? सामंत कहा जाता था, है ना। जिन्हें सामंत कहा जाता था। और ये सामंत ही क्या करते थे? सामंत ही जनता से लगान वसूल कर, है ना, ये सामंत ही क्या करता था? जनता से लगान, बोले तो टैक्स, बोले तो कर वसूल कर क्या करता था? राजा तक पहुंचाता था, है ना। क्या करता था ये? राजा तक पहुंचाता था कर को। लेकिन इस बीच होता क्या था, क्योंकि फ्रांस के उस समय फ्रांस एकदम भ्रष्ट राष्ट्र हो चुका था, और ये सामंत जो है बीच वाला, यही क्या करता था? पूरी की पूरी संपत्ति यही से ये क्या करता था? पूरा का पूरा गोलमाल कर देता था। राजा को जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं। मान लीजिए इससे ले लिया 5 केजी, मान लीजिए इससे ले लिया 5 केजी, और राजा को क्या, मान लीजिए ये ले लिया इससे 5 केजी और राजा को दिया 2 केजी, और बताया क्या कि राजा साहब इस साल क्या हुई है? फसल बहुत खराब हुई है, और गांव से क्या हुआ है? तो गांव से इस बार ज्यादा फसल नहीं आ पाया है ना। इस साल गांव से ज्यादा फसल, ज्यादा लगान नहीं आ पाया है, इस कारण जनता सिर्फ 2 किलो ही अनाज दिए हैं इस बार, मान लीजिए, है ना। और ऐसा करते करते क्या हो गया? 5 केजी हर जगह से उठाता और क्या करता? राजा को 2-2 केजी देता। समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए कि हर जगह से 3-3 किलो मारता चला गया, यानी इसका बेनिफिट होता चला गया, है ना। अब क्या हो गया कि राजा से ज्यादा धनवान नौकर होने लगा, और ये क्या करता था? ये बीच वाला जो था, ये जनता को लूट रहा था, इधर से राजा को बुर्बक बना रहा है और उधर से जनता को बुर्बक बना रहा है, और बीच में मजा लूट रहा है कौन? ये सामंत। ये सामंती व्यवस्था अब लोगों को, जनता के मन में क्या थी? और ये कोई दया धर्म इनके मन में नहीं था। ये जनता के लिए कोई भी अच्छी बात नहीं सोचते थे, जनता के लिए कोई इनके लिए दया माया नहीं था इनके मन में, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लूटना जानते थे जनता को, और यदि कोई नहीं दे उससे उनकी क्या कर ली जाती थी? जमीन उनसे छीन ली जाती थी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्या होता था कि यदि जमीन किसकी हो? जमीन जनता की हो, जमीन भले ही जनता की हो, लेकिन उसके फसल पर अधिकार उसके फसल पर अधिकार किसका होता था? अधिकार राजा का होता था। याद रहेगी ये बात, राजा का होता था, है ना। जिसके कारण जनता अपनी पूरी फसल, मान लीजिए यह ये 5 किलो उपजा पाया पूरे साल में, और ये इसको 5 किलो दे भी दिया, है ना, और राजा के पास गया ये बात पूरी की पूरी चीज। अब यहां से क्या किया? जनता को जो उसको बन पड़ा, कहा कि देखो ऐसा नहीं होता है, तुम्हें जितना हम दे रहे हैं उतना ही लेना पड़ेगा, नहीं लेना है तो जमीन भी तुम्हारी ले ली जाएगी और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। उन्हें बहुत सारी धमकियां दे दी जाती थी और उन्हें रास्ते से हटाने का कोशिश किया जाता था। लेकिन बीच में माजा कौन लूट रहा था? ये बड़ा ही काबिल बन रहा था। ठीक है, याद रहेगी ये बात आप लोगों को। हाँ, तो एक कारण ये भी था, एक कारण ये भी थी सामंती व्यवस्था,
याद रहेगी आप लोगों को। चलिए बात करते हैं हम आगे। यदि हम बात करें सामंती व्यवस्था की और बात करें हम इसकी, अब हम बात करते हैं सर कि फ्रांस में इसके बाद यदि, अब राजा के बाद क्या हुआ, है ना। अब हम बात करते हैं कि यदि ये राजा ऐसा व्यक्ति था, यदि ये राजा ऐसा व्यक्ति था तो बाद में हुआ इसका क्या। तो सर बाद में धीरे धीरे नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति था, नेपोलियन नाम का एक सेनापति था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, तो फ्रांस में एक सेनापति था। ये फ्रांस में एक सेनापति था और बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे। यही क्या किए, बाद में धीरे धीरे लोगों के मन में एक अलग ही भावना और राजा के प्रति दुष्प्रभाव यानी राजा के प्रति कुवचन लोगों के मन में डालता गया, कुविचार लोगों के मन में डालता गया, और बाद में इन्हें क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने ही फ्रांस के राजा यानी लुई 16वां को क्या किया, लुई 16वां को उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंका। और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही लुई 16वां को बंदी बनवा लिया। है ना। कहा जाता है कि बाद में कहा जाता है कि बाद में क्या हुआ, कि बाद में जब ये भागने की कोशिश किया, लुई 16वां जब भागने का कोशिश किया, भागने का कोशिश किया, कोशिश किया तो उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें फांसी दे दी गई, है ना। ठीक है, उन्हें फांसी दे दी गई। हालांकि इससे पीछे मैं एक बात बताना भूल गया हूं आप लोगों को कि जो ये थे राजा हमारे, है ना, ये जो सामंती व्यवस्था लाए और इन्हीं बातों से क्या किया, जनता, इस फ्रांस के जनता ने 1700 का, तो 1700 इन्हीं सभी कारणों से जब जनता के मन में 1789 ईस्वी में जनता के मन में क्या हुई, एक भावना उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की भावना, है ना। राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और सभी जनता एक साथ मिलके, सभी लोग एक साथ मिलकर अच्छा, ये बात हम अगले पेज में आपको बता रहे हैं। चलिए तो बता दें हम आपको कि फ्रांस की यदि बात करें हम, तो ये जो मैंने आपको बताया कि जब राष्ट्र 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में जब क्या हुई, तो 1789 ईस्वी में लोगों ने क्या किया, राजा का विरोध किया, फ्रांसीसी क्रांति हुई। इन्हीं सब कारणों से जो जो कारण मैंने आपको पीछे बताए हैं। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो लोगों ने 1789 ईस्वी में ही एक किला हुआ करता था, राजा का किला, जिसे वेस्टिल भी कहा जाता है, वास्तिल भी कहा जाता है ना। तो वेस्टिल के किला पर, कहां के, वेस्टिल के किले पर आक्रमण कर दिया। हालांकि ये वेस्टिल के किले पर आक्रमण के कुछ कारण बताया जाता है। वेस्टिल के किले पर आक्रमण के बहुत सारे कारण बताए जाते हैं। कोई ये कहता है कि जब राजा अत्यधिक
अत्यधिक निरंकुशता दिखाने लगा, है ना, अत्यधिक निरंकुशता दिखाने लगा, और वहां के जनता को सताने लगा, तभी वहां के जनता क्या किए, वहां के जनता मिलकर सभी के साथ मिलकर बेस्टिल के किले पर आक्रमण कर दिया। एक कारण यह भी माना जाता है कि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि राजा निरंकुशता पूर्वक वहां के जो लोग थे, जो है वहां के जो लोग थे जो राजा का विरोध करते थे, उन्हें क्या करता था, वहां के लोग जो क्या करते थे, जो राजा का विरोध करते थे, उन्हें बंदी बना लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए लोगों ने उस किले पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया, उसी कारण से आक्रमण। और कहा जाता है कि बेस्टिल का किला है क्या। आपके मन में आएगा कि सर ये बेस्टिल का किला है क्या। तो बेस्टिल का जो किला है, बेस्टिल के हम बात करें बेस्टिल का किला के बारे में, बेस्टिल का किला की यदि हम बात करें तो बेस्टिल का किला यह राजा के निरंकुशता की निशानी थी। किसकी निशानी थी? निरंकुशता का प्रतीक था। याद रहेगा ये बात। चलिए, ये सभी बातें यदि आप याद रखते हैं, पक्का आप एग्जाम में बढ़िया से फोड़ देंगे। इस बात में कोई डाउट नहीं होगी कि आप एग्जाम में क्या करके आएंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप नोट करते चलेंगे, और मैं पक्का बता रहा हूं कि इस बार के एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत बेहतर। क्यों? क्योंकि यूरोप की क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से, यूरोप में राष्ट्रवाद से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपसे पक्का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। या तो आपसे लुईस सोलामा के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर वहां के राज व्यवस्था के बारे में पूछ लिया जाए, या फिर आपसे यही सीधे की सीधे फ्रांसीसी क्रांति ही पूछ लिया जाए, कि सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बताइए कि सर एक क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क में, कि फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव डाले, और कम से कम आपको 150 शब्दों में ये लिखना है। ठीक है, ध्यान रहे कि 150 शब्दों में आपको जवाब देना है, 150 शब्दों में उत्तर देना है। ओके,
150 शब्दों में आपको उत्तर देना है क्या? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में लिखना है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको लिख के बताना है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम कहा थे बेस्टिल का किला, यह राजा का, यह क्या था? तो राजा की निरंकुशता की निशानी थी, है ना। यह क्या थी? तो राजा के निरंकुशता की यह क्या थी? निशानी थी, है ना। यह क्या थी? तो हम बात करें सर कि हम यदि बात करें, यह क्या थी? राजा के निरंकुशता की निशानी थी, है ना। और यही एक किला था जहां क्या राजा बैठ के निर्णय लिया करता था, फैसले लिया करता था और लोगों पे अत्याचार किया करता था। यही एक ऐसा स्थान था। बात करें हम 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इसे तोड़ दिया गया और इसके टूटते ही बेस्टिल के किला को, बेस्टिल के किला के किले को भंग होते ही, किले के भंग होते ही राजा का पतन माना जाता है। राजा का पतन माना जाता है। ओके, माना जाता है। याद रहेगी ये बात। चलिए, ध्यान रहे कि इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद करना है। बात करेंगे हम अगले क्लास में, पढ़ेंगे कि सर क्या थी ये राजा का पतन कैसे हुआ। फिर हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इन सभी के बारे में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि ये आगे हम इससे यदि बात करें तो मैंने आप लोगों को मेरी एंटोनेट के बारे में बता ही दिया है। ओके, हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां था, जो कब राजा बना? तो मैंने अभी आपको बताया था, वो अपने दादा की मृत्यु के पश्चात कब? तो 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में क्या हुआ? राजा बना। लेकिन यदि हम जन्म की बात करें, इनके जन्म की बात करें, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो हम कहेंगे सर 1754 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनका जन्म 23 अगस्त, कब? 23 अगस्त 1754 ईस्वी को वर्साय यानी फ्रांस में हुआ था, है ना। कहां हुआ था? वर्साय यानी फ्रांस में हुआ था। चलिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि सर फ्रांस की राजधानी कहां है? फ्रांस की राजधानी कहां है? ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं। देख लीजिए, यही है कौन? यही है लुई 16वां। यही है लुई 16वां, जो एक निरंकुश शासक था, एक अत्याचारी शासक था, और यही फ्रांस के जनता के नाक में दम करके रखा था, है कि नहीं। हम बात करते हैं दोस्त कि 23 अगस्त 1754 ईस्वी को इनका जन्म कहां? तो फ्रांस यानी वर्साई में होता है। और इनकी मृत्यु कहां हो जाती है? तो 21 जनवरी 1793 ईस्वी को हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो हम कहेंगे सर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को इनकी जन्म हो जाती है। हालांकि दोस्त, आपको लगता होगा कि हिस्ट्री बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना, पक्का हम आपको कहते एकदम दिमाग में बैठा देंगे, अच्छे तरीके से कहानी की तरह बताएंगे। हालांकि थोड़ा अभी हम भी नए हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती होगी आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगी और आप लोगों को भी आदत हो जाएगी। और पक्का मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को डेली कुछ ना कुछ अच्छा सिखाऊंगा और नया सिखाऊंगा, और आप लोगों को पढ़ के मजा भी आएगा। ठीक है दोस्त, अब हम बात करते हैं दोस्त कि क्या है यह किस राजवंश का शासक था? तो बुर्बो राजवंश का। अब हम बात करेंगे कि सर राजवंश क्या होता है। राजवंश, सही बात है, जाने की दुनिया में जितने भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है जो मानव है ना, वो किसी न किसी वंश से आया, किसी न किसी का वो क्या होगा? वंशज होगा, है कि नहीं। किसी न किसी वंश से आया होगा। यदि हम बात करें सर हम भी किसी वंश के हैं, आप भी किसी वंश के हैं, और हम जिन्हें जानते वो भी किसी वंश के हैं। अब हम कहेंगे सर राजवंश क्या होता है? तो जो किसी राजा के वंश की, हमको राजा के वंश को राजवंश कहते हैं। अब जैसे हमारे भगवान श्री राम जी हुए, आप लोगों को पता होगा कि भगवान श्री राम किस वंश के थे? तो भगवान श्री राम की यदि हम बात करें, तो भगवान श्री राम किस वंश के थे? बताइए कोई कमेंट में। चलिए मैं ये बता देता हूं। तो भगवान श्री राम रघुवंश के थे। आप लोगों ने सुना भी होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, है कि नहीं। तो हमारे भगवान श्री राम किस वंश के थे? हमारे भगवान श्री राम
रघुवंश के थे, है ना, रघुवंशी। अब हम बात करते हैं, अब उसी तरीके से कहेंगे सर भगवान श्री कृष्ण कौन से वंश के थे, तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कौन से वंश के थे बताइए, वो थे यदुवंश के, है ना, यदुवंशी थे, यादव कुल के थे, है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे कि उसी तरीके से ये फ्रांस का राजा लुई 16वां, कौन था ये, लुई 16वां, है ना, ये लुई 16वां जो है किस वंश का था, बोर्बो राजवंश का था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, मैरी एंटोनेट, जिसे मैरी अंतोइनेट के नाम से हम भी जानते हैं, है ना, अंतोइनेट के नाम से, मैरी अंतोइनेट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। ये कहा कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, बहुत ही विलासतापूर्ण, ये इतनी एडवांस महिला थी कि क्या ही बता दे दोस्त, बस ये खर्चीली, एकदम खर्चीली महिला थी। हम बता दें आपको, तो ये क्या है कि इन्होंने अपने पीछे 30,000 राजकुमारियां लगाई थी, है ना, सॉरी 30,000 राजकुमार, 30,000 दासियों को लगा के रखी थी अपने पीछे ही, है ना। चलिए हम दोस्त बात करते हैं आगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं आगे की, हम जान नहीं चुके हैं, हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमें पढ़ना है। अब बात करते हैं 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, जिसमें लुई 16वें की शक्ति को कम कर दिया गया, है ना, और इन्हें दबाने की कोशिश भी की गई, और इन्हें दबाने के चलते, इन्हीं फ्रांसीसी क्रांति को दबाने के चलते राजा क्या किए, बेस्टिल का किला खो बैठे, है ना। बेस्टिल का किला जैसे ही टूटा, और बेस्टिल के किला के पतन के बाद ही क्या कहा माना जाता है कि बेस्टिल के किला के, बेस्टिल के पतन के बाद राजा का पतन माना जाता, माना क्या जाता, हो ही गया, है ना। बेस्टिल के किले के पतन के बाद राजा का पतन हुआ, है ना, राजा का पतन, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं, क्रांतिकारियों ने उन्हें और उनके परिवार को पेरिस के ट्यूटरी पैलेस में नजरबंद कर दिया। क्रांतिकारियों ने, जिसमें वो क्या बोलते हैं उसे, नेपोलियन भी शामिल था उन्हीं सेनाओं में, उन्हीं क्रांतिकारियों में। तो क्रांतिकारियों ने उन्हें और उनके परिवार को पेरिस में कहा, तो पेरिस के ट्यूलरी पैलेस थी, है ना, तो पेरिस। अब हम बात करते हैं सर पेरिस क्या है, तो पेरिस ही तो क्या थी, फ्रांस की राजधानी थी, पेरिस ही फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में यानी ट्यूलरी पैलेस में उन्हें नजरबंद कर दिया, और उन्होंने भागने की प्रयास किया, लेकिन उन्हें क्या कर लिया, पकड़ लिया गया। क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और उन्हें देशद्रोह का, उन पर क्या मुकदमा चलाया गया, देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उन्हें फांसी दे दी गई। क्या दे दिया गया, तो बात करते हैं हम कि 21 अगस्त का, 21 अगस्त, हाँ ठीक है, 21 अगस्त नहीं होगा, लेकिन 21 तारीख ठीक है, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को क्या कर दिया गया, इन्हें फांसी दे दिया गया, है ना। इन्हें क्या कर दिया गया सर, इन्हें हम कहेंगे फांसी दे दिया गया, है ना, फांसी दे दिया गया, है ना। चलिए हम बात करते हैं, आरोप लगाया गया और इनको फांसी दे दिया गया। और हम बात करते हैं सर कि फ्रांस के राजाओं ने फ्रांस के जनता को 3 वर्गों में बांट के रखा था। अभी तो हम आपको बताए थे 3 वर्ग कौन कौन सा था, बोलिए 3 वर्ग कौन कौन सा था, तो 3 वर्ग था सर, पादरी वर्ग, है ना, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामान्य वर्ग, इन्हें 0%, इन्हें कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, है ना, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को भी कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स, है ना, इन पे पूरा भरपूर टैक्स देना पड़ता था, इन्हें टैक्स ही टैक्स देना पड़ता था, है ना, टैक्स ही टैक्स देना पड़ता था इन्हें। अब हम बात करते हैं कि पादरी अभिजात वर्ग, जिसे कुलीन वर्ग कहते हैं, और आम लोग जिसे सामान्य वर्ग कहते हैं, पहले 2 वर्गों के क्या है, पहले 2 वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, और जबकि आम लोगों को भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था, है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं आगे कि सर लेखक एवं पत्रकार की भूमिका। हाँ ये बात सही है कि लेखक और पत्रकार की भूमिका भी बहुत बड़ी भूमिका रही वहां पे। अब बताते हैं सर ऐसे कि लेखक और पत्रकार की यदि हम बात करें कि सर किसी भी देश को या किसी भी देश को के लोकतंत्र को यदि कोई जिंदा रख रहा है, आज जितने भी देश हैं जहां लोकतंत्र है, उन सभी के लोकतंत्र को शामिल यदि अगर कोई बनाए रखा है, तो वो क्या होगी सर, वहां की मीडिया, वहां के पत्रकार
और वहां की जनता, सॉरी वहां की जनता तो है लेकिन वहां के पत्रकार और लेखक लोग उन्हें वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता और वहां लोकतंत्र को स्थापित करके रखे हैं। नहीं तो सर कब का क्या है कि हमारे भारत में भी मान लो आज मीडिया आज यहां से खत्म हो जाए तो जो भी शासक आएगा अपनी मनमर्जी चलाएगा, है कि नहीं? वैसे भी चला ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू। याद रखेंगे इन तीनों के बारे में, आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में आप इनके बारे में पढ़ चुके होंगे सर, क्लास 9th में, क्योंकि क्लास 9th में एक चैप्टर ये फ्रांसीसी क्रांति करके है ना, और उनके बारे में पढ़े भी होंगे अच्छे से। और वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने अपने विचारों से क्या किए, क्रांति के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया और वहां के जनता में एक अलग ही भावना उत्पन्न की, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की और वहां के लोगों को क्या किया, जागरूक किया और फ्रांस के राजा के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने को उत्सुक किया, है ना। बात करते हैं बेस्टिल का पतन। बेस्टिल का पतन मैं बता दिया ना, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बेस्टिल का पतन हो चुका था। यानी उस समय बेस्टिल का पतन हुआ और क्रांतिकारियों ने बेस्टिल के किले पर हमला किया जो शाही सत्ता का प्रतीक था। क्या था? तो बेस्टिल का किला क्या था? शाही सत्ता का प्रतीक था, वही तो राजा के निरंकुशता का प्रतीक था। और इस घटना को क्रांति की शुरुआत माना जाता है। इसी घटना को क्या माना जाता है सर? क्रांति की शुरुआत माना जाता है ना। हम बात करते हैं आगे कि सर, हाँ तो अब हम बात करते हैं थोड़ा कि इस मैथमेटिक्स के बारे में। आपके जितने भी आस पड़ोस के भाई बंधु या आप खुद, यदि आप ग्रुप डी या एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं तो ध्यान रहे कि रात 9 बजे से, रोज रात 9 बजे से हमारे सर लाइव आते हैं और आप लोगों को कंप्लीट मैथ पढ़ाते हैं। कंप्लीट मैथ एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, जीरो से एडवांस लेवल तक मैथ पढ़ाया जाता है आपको इसमें। और बिल्कुल सर शून्य से शिखर तक जब बता ही दिया गया है। और यहाँ एकदम अभी परसेंटेज चैप्टर चल रही है, और परसेंटेज चैप्टर एकदम धमाल मचा रहा है और उसमें बच्चे अच्छे से जुड़ भी रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और बच्चे लाभ भी ले रहे हैं ना। और जो पढ़ते हैं उन्हीं का नौकरी होता है दोस्त, बस सिर्फ फॉर्म भर देने से किसी की नौकरी नहीं हो जाती, ये बात आपको भी पता होगा, है ना। बात करते हैं हम दोस्त आगे, तो हम बात करते हैं 1793 ईस्वी की। तो लुईस कोलामा को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और क्या हो गया, उनका निष्पादन कर दिया गया, यानी उन्हें फांसी दे दी गई। हम बात करते हैं सर 1793 से 94 ईस्वी में। तो 1793 और 94 ईस्वी की यदि हम बात करें तो क्या है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्या किया, आतंक का शासन स्थापित किया। क्या स्थापित किया? आतंक का शासन स्थापित किया। ध्यान रहेगी ये बात आपको, जिसमें हजारों लोगों को मार डाला। एकदम उस समय का नजारा ही बेकार था, है ना। जब आप पढ़ेंगे एकदम डिटेल से इन चीजों को तो आपको बहुत ज्यादा दुख होगा इन चीजों को पढ़ के कि कितना मारकाट हुआ। और कोई देश जो आज इतना बड़ा महान देश है उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है ना। हालांकि ये क्लास लंबी हो रही है, मैं ज्यादा लंबा करना नहीं चाहूंगा। हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय 1799 हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और क्रांति का अंत कर दिया, है ना। क्या हुआ? और क्रांति का अंत हुआ। हम बात करते हैं बुर्बो वंश से संबंधित कुछ राजा, है ना। बुर्बो वंश से संबंधित कुछ राजा थे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम किया और वो लोग कुछ न कुछ अपनी भूमिका निभाते गए फ्रांस के इतिहास में। फ्रांस के इतिहास में पहले राजा हो चुके हैं कौन? हेनरी चतुर्थ की बात करें तो हेनरी चतुर्थ बुर्बो राजवंश के पहले राजा थे। कौन थे ये? तो बुर्बो राजवंश के पहले राजा थे ये हेनरी चतुर्थ, है कि नहीं। हेनरी चतुर्थ बुर्बो राजवंश के पहले राजा थे और उन्होंने धार्मिक युद्धों को समाप्त किया। क्या किया इन्होंने? धार्मिक युद्धों को समाप्त किया और फ्रांस में शांति स्थापित की। बड़े अच्छे थे, है ना। और उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं चाहता हूं कि हर किसान के पास रविवार को अपने बर्तन में मुर्गी हो। यानी इतने अच्छे व्यक्ति थे कि ये चाहते थे कि मेरा देश या मेरे देश के व्यक्ति हमेशा खुश रहे, एकदम शांति फैली रहे मेरे देश में। जब इनका कहना ही है कि मैं चाहता हूं कि किसान के पास, यानी हर किसान के पास रविवार को उनके बर्तन में क्या हो? मुर्गी हो। यानी
खाने में एक रईसी खाना खाया हमारे देश। जब शांति होगी देश में, जब देश अमीर होगा तभी तो दोस्त खाएगा ना जी, देश का जनता एकदम अच्छा अच्छा रईसी वाला खाना, है ना। आप जानते ही यही बात सब। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्त लुई 14वां की। लुई 14वें भी हालांकि एक बड़े अच्छे राजा रहे हैं, है ना। लुई 14वां की बात करें, लेकिन लुई 14वां कहीं कहीं कुछ कुछ मैटर में क्या है, ये बहुत गलत भी साबित हुआ, क्योंकि इनका कथन था मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ऐसा सीधे कहता था ये, है ना। ध्यान रहे। चलिए लुई 14वां की बात करें तो लुई 14वां को सूर्य राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लुई 14वां को सूर्य राजा कहा जाता था। सूर्य राजा के नाम से भी जाना जाता था, और यह जाना जाता है। उन्हें फ्रांस को उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रांस को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाया। क्या किया इन्होंने? फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र। हालांकि ये सभी के सभी कैसे व्यक्ति थे? राजतंत्रात्मक व्यक्ति थे, है ना। ये सभी राजतंत्रात्मक व्यक्ति थे। फिर हम किसी अगले क्लास में, हम किसी क्लास में बताएंगे आपको राजतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। चलिए उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं ही राजी हूं और मेरे शब्द ही क्या है? मेरे शब्द ही कानून है ना। मेरे शब्द ही कानून है, इनका कहना था मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है ना। बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं क्या कि लुई 16वां क्या है? तो लुई 16वां की क्रांति के समय क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 16वां था। और उन्होंने 1793 में उन्हें क्या किया गया? तो 1793 में उन्हें फांसी दे दी गई। और उनका प्रसिद्ध कथन है कि यह विद्रोह है। क्या है? यह विद्रोह है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जो समय चल रहा था उस समय के बारे में कहा, यह समय क्या है? विद्रोह है कि नहीं। हम बात करते हैं दोस्त आगे चार्ल्स दसम की। चार्ल्स दसम की यदि हम आपको बता दें, या चार्ल्स दसम की बात करें, तो चार्ल्स दसम 1824 से 1830 की क्रांति भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। 1830 की क्रांति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि 1830 की क्रांति भी उसी तरीके से यूरोप के क्रांति में अपनी भूमिका निभाती है, जिस तरीके से 1789 ईस्वी की क्या है? 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति अपनी भूमिका निभाती है, उसी तरीके से ये 1830 की क्रांति भी भूमिका निभाती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं चार्ल्स दसम की। तो चार्ल्स दसम 1824 से 1830 तक फ्रांस के राजा रहे हैं। फ्रांस के राजा उस समय के हो रहे हैं, उन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था क्या किया? स्थापित करने की कोशिश की, जिसके कारण 1830 में क्रांति हुई, है ना। हाँ, ये भी अपने पूर्वजों के तरह दोबारा ऐसी राज व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। लेकिन उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं अपने पूर्वजों के सिंहासन पर वापस बैठूंगा। इनका कहना था कि क्या कहना था? मैं अपने पूर्वजों के सिंहासन पर क्या करूंगा? वापस बैठूंगा, और जो मेरे पूर्वज नहीं कर पाया उन्हें मैं दोबारा से हासिल करूंगा, है ना। इनका कहना था, है ना। चलिए बात करते हैं दोस्त आगे कि लुई फिलिप भी क्या था? लुई फिलिप भी बुर्बो वंश का एक क्या है? शासक रहा है। लुई फिलिप 1830 से 1848 तक फ्रांस के क्या रहे हैं? फ्रांस के राजा थे। और उन्हें नागरिक राजा क्या है? उन्हें नागरिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? नागरिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। और उनका प्रसिद्ध कथन क्या है? कि हम एक ऐसे माध्यम में रहेंगे, हम एक ऐसे माध्यम में रहेंगे जो हमें खतरों से बचाएगा। इनका कहना था, किनका? लुई फिलिप का कहना था सर क्या? कि लुई फिलिप का कहना था हम एक ऐसे माध्यम में रहेंगे जो हमें खतरों से क्या करेगी? बचाएगी। याद रहेगी ये बात आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है। जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, चलिए जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो बताएंगे आप लोग, कमेंट में आंसर देंगे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? कमेंट में आंसर देंगे इस चीज का, इस क्वेश्चन का, कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। चलिए मैं बता दूं आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी सर 1789 ईस्वी में। ठीक है। मच्छर बहुत आ रहा है ना, क्या करिएगा, धीरे धीरे सारा सेटिंग हो जाएगा। बस आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो दोस्त, है ना। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार बना रहा तो दोस्त एक दिन हम भी वही टीचर्स के तरह, आज देखिए हर कोई महान है, हर कोई अपने आप में श्रेष्ठ है जी।
ऐसा नहीं है कि ज्ञान किसी के पास कम है, किसी के पास अधिक है, बस साधन की बात है दोस्त। किसी को साधन बहुत पहले मिल जाती है, किसी को साधन बाद में मिलते है, किसी के पास अधिक साधन है और किसी के पास कम साधन है। हालांकि हर साधन सभी के पास है और साधन का इस्तेमाल करना आना चाहिए दोस्त। नॉलेज भी सभी के पास है और नॉलेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग भी ऐसे ही, बस आपका सपोर्ट प्यार बना रहना चाहिए। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो ईमानदारी से आप लोग क्लास को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे, ताकि जिस तरीके से आप सीख रहे हैं उसी तरीके से आपके दोस्त भी इसी कहानी के फॉर्म में क्या करे, सीखे इन क्लासों को, है कि नहीं। हम बात करते हैं तो आश्वासन देते हैं आपको कि इस बार आप अच्छा करेंगे। मेरा वादा है कि इस बार के एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छा करेंगे, है कि नहीं। हम बात करते हैं सर फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो 1789 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। याद रहेगी बात। चलिए हम बात करते हैं कि वास्तिल के बारे में। वास्तिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है कि फ्रांस में एक जेल थी। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। आमतौर पर लोग बास्तिल के किले से क्या करते थे, घृणा करते थे। ये बात भी सही है। बात करते हैं यह सम्राट की निरंकुशता, यह निरंकुशता के क्या है, यह क्या है, यह सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था। बिल्कुल। अब ये यानी इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी चारों, ये तीनों बातें क्या थी, सही थी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि लुई सोलहवां किस राजवंश से संबंधित थे। लुई सोलहवां किस राजवंश से संबंधित थे, तो मैं आपको बता दूं कि लुई सोलहवां किस, ईश्वर नहीं, पहला नंबर ऑप्शन होगा हमारा क्या, बेंडिक राजवंश से। क्या बेंडिक राजवंश से थे, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वो बेंसन राजवंश से थे या बर्विक राजवंश से थे। बताइए कौन से राजवंश से थे वो, या फिर वो बुर्बो राजवंश से थे। बताइए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो लीजिए, है ना। चलिए तो बताइए आप लोग किस राजवंश से थे। तो मैं आपको बता दूं सर कि लुई सोलहवां की यदि हम बात करें तो लुई सोलहवां सर बुर्बो राजवंश से थे। किस राजवंश के शासक थे ये, बुर्बो राजवंश के। और उन्हीं के वंशजों के बारे में तो मैंने आपको बताया कि लुई 14 का है, लुई 15 का है, लुई 14 का है, लुई 15 का है, लुई 16 का है। उसके बाद हम कौन था, हेनरी चतुर्थ, हेनरी का है, लुई फिलिप का है ना। लुई फिलिप की यदि हम बात करें, ये बहुत सारे राजा थे, है ना, उन्हीं के वंश के थे, है ना। बात करते हैं हम दोस्त आगे कि क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो क्या बताइए, मुसोलिनी का शासन था। फिर बताइए आप दोस्त, क्या नेपोलियन का शासन था या फिर लुई सोलहवां का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्वेश्चन का आंसर, ओके। हाँ चलिए, लुई सोलहवां, यानी उस समय जब फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई सोलहवां था, है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे कि क्या है, लुई सोलहवां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। तो आप लोगों को भी पता है कि लुई सोलहवां का जन्म हुआ सर 1754 ईस्वी में, लेकिन वो फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि फ्रांस की गद्दी पर आसीन होने का मतलब, यानी वो फ्रांस की गद्दी पर कब, 1774 ईस्वी में बैठा, ओके। बात करते हैं हम आगे कि स्टेट से क्या अभिप्राय। स्टेट का मतलब क्या, किसी राज्य नहीं। स्टेट का मतलब, ध्यान से सुनिए, स्टेट का मतलब क्या, अलग अलग राज्य को स्टेट कहा जाता है क्या। ये फ्रांस में अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता था क्या, नहीं सर। अब बात करते हैं तो हम कहेंगे धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता था। क्या ये बात सही है, नहीं। तो अब हम कहेंगे सर सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, ये स्टेट होता था। आप कहिए यही है क्या, नहीं। हम कहेंगे सर फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, यही तो है, फ्रांस के सामाजिक वर्ग का विभाजन ही क्या कहलाता था सर, स्टेट कहलाता था। कि उन्होंने वहां की जनता को 3 स्टेट्स में बांटा था, है कि नहीं। पादरी, उसके बाद कुलीन, उसके बाद
कुलीन, उसके बाद सामान्य, इन्हीं 3 स्टेट्स में ना उन्होंने बांटा था जनता को, है कि नहीं। बात करते हैं दोस्त आगे कि फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी। तो चलिए बताइए, फ्रांस में मानव नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी। क्या विधानसभा ने, या राष्ट्रीय महासभा ने, या राष्ट्रीय सम्मेलन ने, किसी ने भी नहीं। बताइए, आप लोगों को कमेंट में बताना है ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय महासभा ने किसने, तो राष्ट्रीय महासभा ने क्या की थी, तो फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की थी, है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं दोस्त, बैस्टिल का पतन कब हुआ। तो आप लोगों को भी पता है कि बैस्टिल का पतन कब हुआ। तो बताइए, क्या ऑप्शन नंबर ए में है हमारा 12 जुलाई 1789 को। क्या 12 जुलाई 1789 को हुआ था क्या, या फिर हमारे बी नंबर ऑप्शन में है 13 जुलाई 1789 को। क्या 13 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था बैस्टिल का पतन। अब अभी तो हम आपको पढ़ाए ना पीछे जी, या फिर 11 जुलाई 1789 को हुआ था। अभी बताइए कमेंट में, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का बताना है दोस्त, है ना। चलिए हम बात करें तो हमारा सही आंसर क्या होने वाला है। हम कहेंगे सर कि 14 जुलाई को। कब, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बैस्टिल का पतन हुआ था। हाँ, कहीं कहीं जो है ना दोस्त, कहीं कहीं 14 जुलाई के बदले में आपको 15 जुलाई भी देखने को मिल सकता है। 15 जुलाई भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, ये एक एक्यूरेट डाटा है नहीं है ना। चलिए हम बात करते हैं, हाँ, द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे। तो आपको पता है, प्रथम स्टेट में कौन थे, पादरी थे। द्वितीय स्टेट में और तृतीय स्टेट में कौन थे, सामान्य थे। तो अब देख लीजिए आप, सामान्य और पादरी तो होगा नहीं, तो देखिए पादरी को काट ही दीजिए, और कुलीन और क्या है, किसान था, एक किसान वर्ग था, किसान वर्ग को काट ही दीजिए, व्यापारी वर्ग को काटिए। क्यों, क्योंकि यही दोनों क्या थे, ये दोनों सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते थे। अब जब ये दोनों नहीं होगा सर, तो होगा कौन, कुलीन वर्ग। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर कुलीन वर्ग। याद रहेगी ये बात आपको, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं आगे, और ये हमारा शायद सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, या फिर लास्ट क्वेश्चन होगा। हम देखते हैं कि बास्टिल के किला का, यानी बास्टिल का किला किस बात का प्रतीक था। तो मैंने अभी क्लास में बताया, अभी मैंने पीछे बताया आपको कि बास्टिल किसका प्रतीक था, स्वतंत्रता का प्रतीक था, या समानता का प्रतीक था, या बंधुता का प्रतीक था, या निरंकुश व्यक्तियों का, शक्तियों का प्रतीक था। तो ये इन्हीं 3 बातों से मुझे याद आया कि फ्रांसीसी क्रांति में लोगों ने शामिल ही किस बात को कह के हुआ था। तो लोग स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, इन्हीं 3 बातों को लेके क्या हुए थे, इन्हीं 3 बातों को लेके लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में हिस्सा लिया था, फ्रांसीसी क्रांति में हिस्सा लिया था, है ना। याद रहेगी ये बात, हिस्सा लिया, याद रहेगी ये बात आप लोगों को। चलिए, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप ही लोग बताएंगे कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं भी बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर हमारे लिए होने वाला है दोस्त, क्या, ये निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। ये किसका प्रतीक था, निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, है ना। चलिए हम बात करते हैं आगे। चलिए इतना ही हमारी क्वेश्चन थी, तब तक के लिए यदि आप यहां तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं तो आप सभी को दिल से थैंक यू, है ना। आप सभी को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप यहां तक आए और हमारे वीडियो को देखा। कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा तो ही आप यहां तक देखे हैं। और यदि आपको क्लास अच्छा लगी तो सर लाइक शेयर इस क्लास को जरूर कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को, यदि आप YouTube से देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को, तो आप सर सब्सक्राइब करें, और यदि सर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, है कि नहीं। चलिए, यदि आप हमारे चैनल को, यदि हमारे वीडियोस को YouTube से देख रहे हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सर
फॉलो जरूर कर दें, है कि नहीं, ताकि हमारी भी मनोबल और हम भी आप ही लोगों से प्रेरित होते, जिस तरीके से आप लोग हमें जिस तरीके से आप लोग हमसे कुछ सीखते हैं, उसी तरीके से सर हम भी आप ही लोगों पे आश्रित होते हैं कि जिस तरह आप लोग हम पे आश्रित होते हैं कि सर आएंगे अच्छे अच्छे कंटेंट्स देंगे, क्योंकि कंटेंट्स बनाने में मेहनत लगती है सर, है ना। तो जिस तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए एक छोटा सा लाइक करना और बस सब्सक्राइब करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप लोग लाइक भी जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।